वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। जी मीडिया खुफिया सूत्रों के हवाले से खुलासा कर रहा है कि पटना में हुए धमाके के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है और इस सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर रियाज भटकल। सूत्रों के मुताबिक ISI ने रियाज के जरिए फंडिंग की और इस पैसे को हवाला के जरिए हिंदुस्तान भेजा गया, जिसे तहसीन ने हैदर को दिया और हैदर ने उस रकम को 6 आतंकियों में बांट दिया। तो तहसीन ने हैदर को पैसे दिए, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, और हैदर ने उस रकम को 6 आतंकियों में बांट दिया। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, ISI ने रियाज के जरिए फंडिंग की और इस पैसे को हवाला के जरिए हिंदुस्तान भेजा गया। तो सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर रियाज भटकल। पटना में हुए धमाके के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। तो सीमा पार से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में हुए सीरियल ब्लास्ट के, जो कि गांधी मैदान में हुए थे। वही गांधी मैदान जहां पर नरेंद्र मोदी की ये रैली हुई थी, और वहीं पर ये 7 धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। और इस खबर पर और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे। जी मीडिया संवाददाता दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। दिनेश, साजिश के बारे में क्या जानकारी, किस तरह से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं ISI के साथ? देखिए मीमांसा, जो हमारे उच्च स्तरीय सूत्र हैं खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, उन्होंने साफ कर दिया है कि इसमें रियाज भटकल ने इसकी पूरी प्लानिंग की। ना सिर्फ पटना सीरियल ब्लास्ट बल्कि गया में जो ब्लास्ट हुए गए उसमें भी रियाज भटकल का हाथ था। उसने कराची में बैठकर वो यासिन भटकल के साथ ये धमाके, इन बम धमाकों को अंजाम दिया। और जब यासिन भटकल की गिरफ्तारी हुई तो फिर रियाज भटकल ने तहसीन के साथ मिलकर जो है वो बिहार में पटना में इन सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया। मैं आपको ये भी बताऊं, देखिए जो मोडस ऑपरेंडी की बात आ रही है, मोडस ऑपरेंडी भी इन्होंने ना तो सिम कार्ड यूज़ किए, ना मोबाइल इस्तेमाल किया। ये कहा जाए कि कोई भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ताकि पकड़े ना जाए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये कहा जा रहा है कि निम्बस चैट और याहू चैट के जरिए जो है आतंकी एक दूसरे को संपर्क करते थे, ताकि वो खुफिया एजेंसी और पुलिस की नज़रों में ना आए, ताकि उनकी बातचीत को रिकॉर्ड ना किया ना जा सके। और दूसरा, जहां तक सीधी बात आ रही है कि इस पूरे मामले में अगर पटना सीरियल ब्लास्ट की बात हो तो ये कहा जा रहा है कि इसमें पूरी जो कड़ी है वो जुड़ती नज़र आ रही है। ये कहा जा रहा है कि रियाज भटकल के बाद यासिन भटकल जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो अभी जेल में है, और उसकी गिरफ्तारी के बाद रियाज भटकल ने तहसीन अख्तर को पूरे निर्देश दिए थे इस पटना बम धमाके को लेकर। और तहसीन अख्तर जो है उसका और जो दूसरा साथी है वो हैदर, मतलब ये चेन ऑफ कमांड मैं आपको बता रहा हूँ मीमांसा। और उसके बाद 6 आतंकी जिन्होंने इस पूरे पटना सीरियल बम धमाकों को अंजाम दिया, उनके नाम हम बता चुके हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और मिडलमैन की नाम आ रही है, जिसमें कि उज़ैर का नाम लिया जा रहा है, जिसने कि पूरा पैसों का इंतजाम किया, पूरी फंडिंग की। ये कहा जा रहा है कि पूरा जो पैसा है वो हवाला के जरिए जो है इन आतंकियों तक पहुंचा। और अगर जहां तक ट्रेनिंग की भी बात की जाए मीमांसा, तो ट्रेनिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि हैदर पिछले 2 साल से इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था, और पिछले 1.5 महीने से 1.5 महीना पहले ही तहसीन अख्तर ने इनके साथ मौजूद था, और पूरे आतंकियों के बारे में ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था इनको बम धमाकों को अंजाम देने के लिए, उस सब के बारे में पूरी एक तरह से कहा जाए कि खुद निगरानी की थी। मीमांसा जी, आपके पास लौटकर आ रही हूं मैं दिनेश। जो आप ये चेन ऑफ कमांड संभाल रहे हैं, किस तरह से ये पैसा बांटा गया हवाला के जरिए, किस तरह से हिंदुस्तान में पैसा भेजा गया, और जो पूरी चेन ऑफ कमांड है, कैसे कैसे ये आतंकियों को पूरी इस बात की जानकारी दी गई, किस तरह से धमाके की साजिश रची गई। लेकिन इस वक्त श्रीकांत प्रत्यूष भी हमारे साथ हैं इसी खबर पर और जानकारी लेकर। श्रीकांत, तहसीन की खोजबीन जारी है, जगह जगह छापेमारी जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी जांच एजेंसियों की गिरफ्त में नहीं आ पाया है तहसीन।
देखिए, अभी तक जांच एजेंसियों की गिरफ्त में तहसीन नहीं आया है और हर जगह पर छापेमारी की जा रही है। रांची में की जा रही है, दरभंगा में की गई है छापेमारी। तो कई जगहों से जो संदिग्ध हैं पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है तहसीन, वो गिरफ्त में नहीं आ पाया है। मीमांसा, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो नेपाल से जुड़े हुए इलाके हैं वो शुरू से ही आतंकियों के सुरक्षित गढ़ माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बहुत कम है, पुलिस सुस्त रहती है और आसानी से आतंकी वहाँ छुपे रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों में अभी जिस तरह से बोधगया में बम ब्लास्ट की घटना हुई, फिर पटना के गांधी मैदान में हुई, इससे लगता है कि जो आतंकी बिहार को सेफ ठिकाना बनाते थे और यहाँ से जाकर दूसरे प्रदेशों में आतंकी हमला करते थे, अब खुद बिहार को निशाना बनाने लगे हैं और ये बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिहार में 2 सीरियल बम ब्लास्ट की घटनाएं हुई हैं और दोनों के पीछे आईएसआई का हाथ है। आईएसआई ने ही फंडिंग किया, हवाला के जरिए फंड पहुंचा आतंकियों तक और नेपाल में उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर रांची में 2 महीना तक रहे और रांची से मॉनिटर किया गया पटना को। और पटना में किस तरह से 18 बम प्लांट किए गए, कब और कैसे कर दिए गए, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जबकि जो नरेंद्र मोदी की रैली थी, ठीक उसके पहले राष्ट्रपति का दौरा था, वो एक दिन पहले सीपीआईएम की रैली थी, तो 2 बड़ी रैलियां हुई, राष्ट्रपति आए और बीजेपी की रैली की तैयारी चल रही थी कई दिनों से। सुरक्षा के तमाम प्रबंध थे, फिर भी आतंकी 18 बम प्लांट करने में कामयाब रहे और 8 बम विस्फोट भी हुए वहां। ये दूसरी बात है कि ज्यादा लोग हताहत नहीं होते, लेकिन अगर भगदड़ मचती तो मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच सकती थी। तो इन आतंकियों का मंसूबा क्या है, उसको जानना बहुत बेहद जरूरी है। मीमांसा जी, और जिस तरह के आईएम के मॉड्यूल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं बिहार में, और उसको लेकर आरोप भी लग रहे हैं राज्य सरकार पर कि जो रवैया है राज्य सरकार का वो कहीं ना कहीं नरम है और इस वजह से ये मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं बिहार में। उस पर मैं लौट कर आऊंगी आपके पास श्रीकांत, लेकिन दिनेश भी हमारे साथ हैं। दिनेश, अब जब ये आईएस लिंक का खुलासा हुआ है, जो आप बता रहे थे, जो चेन ऑफ कमांड है, किस तरीके से पैसे पहुंचे हिंदुस्तान में और किस तरह की जानकारी मिल रही है? जो संदिग्धों को पकड़ा गया है, जो अभी तक गिरफ्त में आए हैं, उनसे कुछ और अहम जानकारी मिल पा रही है इन धमाकों को लेकर? देखिए मीमांसा, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये खुफिया विभाग के उच्च स्तरीय सूत्रों ने हमको ये जानकारी दी है कि आईएम इंडियन मुजाहिदीन इन बम धमाकों के पीछे और पाकिस्तान से रियाज भटकल ने इन बम धमाकों की न सिर्फ पटना सीरियल बम ब्लास्ट बल्कि गया में जो ब्लास्ट किए गए उसके पीछे रियाज भटकल, और रियाज भटकल जो कि पाकिस्तान में है, आईएसआई के सेफ हाउस में। ये यासिन भटकल ने अपनी पूछताछ में भी जानकारी दी थी कि यासिन भटकल पूरी उसने रियाज भटकल के बारे में जानकारी दी थी। और मैं आपको सिमिलरिटीज बता दूं कि गया और बिहार बम ब्लास्ट में, सीरियल ब्लास्ट में क्या सिमिलरिटी थी। देखिए वहाँ पर गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया बम धमाकों में, लेकिन जो पटना में किए गए वो गैस पाइप से किए गए। लेकिन जो घड़ियों का इस्तेमाल हुआ, जो वॉचेस का इस्तेमाल हुआ, जो कि लोटस कंपनी है गुजरात की, वहाँ से ये जो घड़ियाँ हैं गुवाहाटी से थोक में खरीदी गई थी, उन्हीं घड़ियों का इस्तेमाल किया गया और ट्रिगरिंग, एक तरह से जो ट्रिगर किया गया इन बॉम्ब्स को, वो एक ही तरह से कहा जाए कि एक ही तरह से ट्रिगर किया गया इन बम धमाकों को, गया बम धमाके में भी और पटना सीरियल बम ब्लास्ट में भी। तो ये साफ हो चुका है। और दूसरा, जो आतंकी गया बम धमाकों में शामिल थे, जिन्होंने बम प्लांट किए, उन्होंने ही पटना सीरियल बम धमाकों को जो है अंजाम दिया। मीमांसा जी, और एक बार फिर से हम चलते हैं, श्रीकांत प्रत्यूष भी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रीकांत, जो बात हम जिक्र कर रहे थे जिसका कि जो आईएम के मॉड्यूल्स हैं, दरभंगा हो चाहे मधुबनी हो, ये तमाम इलाके जहां पर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं आतंकवादी गुट, उस पर उस तरह का क्रैकडाउन नजर नहीं आ रहा राज्य सरकार की तरफ से। क्या ये भी एक वजह है कि ये जो आतंकवाद का जो कारोबार है वहां पर वो फल फूल रहा है? मीमांसा, मैं बता दूं कि जो नेपाल से सटे हुए बिहार के इलाके हैं, दरभंगा, मधुबनी के जो इलाके हैं, ये आतंकियों के सेफ ठिकाने बनते नजर आ रहे हैं और जहां भी देश में कहीं भी ब्लास्ट हुए हैं, उनके तार इन इलाकों से जुड़े हैं। कई आतंकी यहां पकड़े भी गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब केंद्रीय एजेंसियां आकर यहां पर आतंकियों को पकड़ती है तो बिहार सरकार विरोध भी जताती है कि बगैर हमें सूचना दिए अचानक दिल्ली से कोई टीम आई और उसने किसी को पकड़ लिया। तो जो राजनीति होती है, जो आतंकी पकड़े जाते हैं उनको लेकर, वो दुखद बात है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि दरभंगा, मधुबनी के इलाके जो नेपाल के ओपन बॉर्डर से सटे हुए हैं, वो आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने बन चुके हैं, क्योंकि आतंकी नेपाल में ट्रेनिंग पाते हैं और नेपाल के जरिए
बिहार के इन जिलों में आसानी से चले आते हैं। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कम है, वहाँ के लोग बेरोजगारी के शिकार जरूर हैं, नौजवान वहाँ के काफ़ी काबिल माने जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बेरोजगारी के शिकार हैं। आसानी से वो इन जो आतंकी नेटवर्क है उसके जाल में फंस जाते हैं, पैसे के लोभ में या पढ़ाई के लोभ में, जो भी कहिए। तो इनको आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। तो इन लड़कों को ट्रेंड करते हैं आतंकी नेपाल ले जाकर, फिर नेपाल के जरिए ये बिहार लाते हैं और जहां भी विस्फोट को अंजाम देना होता है ये ले जाते हैं। तो इनके नेटवर्क को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा, नेपाल और बिहार की सीमा जो ओपन बॉर्डर है उसको सील नहीं किया जाएगा, वहां आसानी से जो लोग आते जाते रहते हैं उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आतंकियों को नेपाल जाने से और नेपाल से बिहार आने से रोका जा सकेगा। मीमांसा, पटना धमाके को लेकर यह बहुत ही अहम जानकारी, अहम खुलासा कि पटना में हुए धमाके के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है और इस सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है इंडियन मुजाहिदीन का फाउंडर मेंबर रियाज भटकल।